जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस एडिटोरियल स्पेशल सीरीज में जहां पर हम जो मेन एडिटोरियल्स हैं उनको कवर करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड हम ज़्यादा यहाँ पर फोकस करते हैं, जिससे कि अगर मेंस में आपको इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब जो है वो दे पाओ। अब देखिए, जो यूपीएससी मेंस हुई है उससे हमें ये तो पता लग रहा है कि भाई जो टॉपिक्स होते हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट कवर करना ज़रूरी होता है। अगर आप वेग पढ़ोगे तो आपको सही से वहाँ पर पाँच पाँच छः छः पॉइंट जो है वो भी याद नहीं आएंगे। इसीलिए मेन चीज़ यही है कि सही टॉपिक, सिलेबस ओरिएंटेड और उसी के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, यही एग्ज़ाम क्लियर करने का एक फंडा है। तो अगर आप ग्लैमरस चीज़ें, ग्लैमरस टॉपिक्स पर जाओगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आज इसे देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से इसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर जो है इसका तैयार करेंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इसका जवाब लिख पाओ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप एमएम अकेडमी ऐप जो है ये डाउनलोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है देखने को मिलेंगे यूपीएससी के लिए और बाकी स्टेट पीएससीज के लिए। फ्रेंडली स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मतलब जो पीडीएफ्स है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आप सभी को, फटाफट आपकी रिवीजन हो जाएगी। एंड पर्सनल गाइडेंस जो है ये भी यहाँ पर मिलता है। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप देखोगे तो ये एक कॉमन सेट ऑफ लॉ है जो पर्सनल मैटर्स को गवर्न करेगा। देखिए, अभी क्या होता है, अभी आप देखोगे तो बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजियस लॉज जो है वो न्यूज़ में चल रहे हैं। जैसे अभी हमें जो हिजाब का केस है वो देखने को मिल रहा है ना, स्कूल का। देन उसके बाद निकाह हलाला जो है ये देखने को मिल रहा है। तो कई सारे ऐसे जो लॉज है, पर्सनल लॉज है, ये यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए बात की जा रही है कि भाई इतने अलग-अलग लॉज़ है, इतने अलग-अलग जो कानून है वो देखने को मिलते हैं। इससे अच्छा है एक कानून लेके आओ, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। इससे क्या होगा, इससे कॉमन सेट ऑफ लॉ रहेगा जिसमें पर्सनल मैटर्स, मतलब मैरिज हो, डिवोर्स हो, एडॉप्शन हो, हेरिटेंस हो, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति क्यों ना हो, सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉ यहाँ पर रहेगा। मतलब भाई अगर डिवोर्स हो रहा है तो आप ट्रिपल तलाक बोल रहे हो, आप इस अलग तरीके से तलाक बोल रहे हो, ये कुछ भी नहीं। हम जो यहाँ पर एक सेट ऑफ लॉ बना रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो डिवोर्स है वो होगा। जैसा हम यहाँ पर बना रहे हैं उसी तरीके से होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो ये हमें देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे संविधान में क्या इसका जिक्र किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की, मतलब ये डीपीएसपी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो बात करते हैं अगर हम आर्टिकल 44 की, तो स्टेट यहाँ पर एंडोवर करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये बाध्य है? नहीं, क्योंकि डीपीएसपी में आता है, मतलब बेसिकली स्टेट को ये डायरेक्शन देगा। फंडामेंटल राइट में आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर स्टेट को बोलेगा कि भाई, डायरेक्शन देगा कि भाई तुम यहाँ पर कोई कानून जो है इस पर ला सकते हो, है ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है ना? आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन कोर्ट इसका हवाला ज़रूर ले सकता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो यहाँ पर रह सकता है करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। यही मेन है ना? ज़बरदस्ती और घूसड़-घूसड़ के मतलब नहीं है। यहाँ पर सही, मतलब अगर आपको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर क्वेश्चन आता है, वो क्या है? वो इंट्रोडक्शन में आ गया, देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड देन आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट, वे फॉरवर्ड, खत्म, कंक्लूजन, खत्म आपका आंसर। आर्गुमेंट इन फेवर क्या है? यूनिफ़ॉर्मिटी यहाँ पर लेकर आएगा, जो डिस्कॉर्ड है रिड्यूस कर देगा। अभी जैसे आप देखोगे तो भाई ये हमारे इसमें ये चलता है, हमारे इसमें वो चलता है, हमारे इसमें ये प्रावधान है, हमारे इसमें वो प्रावधान है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ख़त्म। एक यूनिफ़ॉर्मिटी जो है पूरे देश में आ जाएगी और क्या होगा, उससे सही न्याय जो है वो भी मिल पाएगा। हमारे यहाँ पर जो सेक्युलरिज़्म है, वुमेन का अधिकार है, आज देखोगे आप तो वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी वज़ह से प्रॉब्लम में फँस रही है ना? तो ये जो है ये यहाँ पर रिज़ॉल्व हो सकता है। सेक्युलरिज़्म, हमारे यहाँ पर क्या है, सेक्युलरिज़्म है कि सभी धर्मों को हम यहाँ पर बेसिकली रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेक्युलरिज़्म जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। जो अनजस्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, कई सारे रिलीजन में ऐसे अनजस्ट कस्टम ट्रेडिशंस रहते हैं, जैसे हमें ट्रिपल तलाक जो उस पर कानून लाया हुआ देखने को मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है, समस्याएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है ह्यूमन्स के, वो यहाँ पर वॉयलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन करने में ईज़ी हो जाएगा कि भाई यहाँ पर एक ही कानून है, तुम ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है, तुम ऐसे कर रहे हो तो सही है। आज क्या होता है, ये गलत है या सही है, ये देखने में टाइम चला जाता है ना? तो इसलिए क्या है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये आर्गुमेंट फ़ेवर में हो गए।
अगेंस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हैम्पर करेगा। हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो मतलब सभी धर्म, सभी रिलीजन, सभी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो भाई रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें जो कानून दिए गए हैं उसका भी रिस्पेक्ट करो। आप अपना कानून क्यों लेकर आ रहे हो? है ना? तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है उसकी भी हैम्परिंग करेगा। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट करेगा कि भाई फंडामेंटल राइट में हमें राइट टू रिलीजन दिया हुआ है और राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस दी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर हैम्पर हो जाएगी। कम्युनल अनरेस्ट यहाँ पर हो सकता है कि भाई लोग जो है यहाँ पर दंगे-वंगे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अब सवाल आता है वे फॉरवर्ड का, कि भाई वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जैसे कम्युनल वॉयलेंस हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप डायरेक्टली लागू कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या है यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के साथ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज जो है वो यहाँ पर लाया जाना चाहिए। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज मतलब क्या? कि यहाँ पर कुछ जो इनजस्टिस जो एलिमेंट्स में हो रहा है, वो कानून को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में डाल दो। जहाँ पर ट्रेडिशन अच्छे हैं, क्योंकि कई सारे रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पर वो कस्टम जो है वो अच्छे भी होते हैं। तो वो जो कस्टम ट्रेडिशंस हैं उनको वैसे ही रखो। सिर्फ़ उन कस्टम्स को, ट्रेडिशन को यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म लॉ में लेकर आओ जो इनजस्टिस पैदा कर रहे हैं, जो यहाँ पर हैम्पर कर रहे हैं। है ना? और उसी के साथ-साथ यहाँ पर जो इश्यूज़ है यूसीसी का, कॉमन कंसेंसस जो है सभी स्टेक होल्डर्स का लेना बहुत ज़रूरी है। सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा आंसर बन गया। कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा जाएगा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए? तो आप यहाँ पर एक आधी लाइन इसमें से लेकर के हाँ भाई ग्रेजुअली यहाँ पर लागू किया जा सकता है, इससे और अच्छा होगा। या आपको अगर अगेंस्ट में जाना है तो नहीं, राइट नाउ आवर कंट्री इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। बाकी आ सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज़ों को रिजॉल्व कर देगा, जो भी इनजस्ट यहाँ पर हो रहा है उसको रिजॉल्व कर देगा। तो आपका आंसर उस तरीके का रहेगा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विल बी अ सोल्यूशन फॉर सच डिस्क्रिमिनेशंस और सच इनजस्टिस इन आवर सोसाइटी। है ना? तो इस तरीके से आप कंक्लूजन जो है उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपका बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसके अलावा आप यूनिफॉर्म सिविल के कोड के बारे में कितना भी आ जाए, कोई पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको अब रिलीजियस हिजाब का केस बोल दीजिए, जो भी अब आपको केस देखने को मिल रहा है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, जो रिलीजियस लॉ के तहत देखे जा रहे हैं कोर्ट में, उन सभी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी पर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और ये ढांचा है, ये मेन ढांचा है। बाकी उस पर जो भी पूछा गया है मसाला मिर्ची, वो आप कंक्लूजन में डाल देना। ठीक है? तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। बाकी एमएम अकेडमी में डाउनलोड कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।